Everyone, welcome to Stats Medicine. लास्ट टाइम हमने देखा था कि फंक्शंस कैसे जनरेट करते हैं, मीन कैसे जनरेट करते हैं और उन सबकी बेसिक्स मैनिपुलेशंस क्या क्या होती हैं। आप सबको वो समझ आया होगा, आपने और प्रैक्टिस की होगी घर पे। अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है, डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते। आई विल हेल्प। आज की वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ द एनालिसिस, द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. What is the descriptive statistic? We will learn about the descriptive statistic. Descriptive statistic is a very important thing in any type of analysis when you are going to do for your data set. Statistic is the science of collecting, organizing, or interpreting data to support decision making. स्टैटिस्टिक की टू ब्रांच है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या करता है कि वो मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है कि हमें डेटा को कैसे समराइज करना है और कैसे डिस्क्राइब करना है. कलेक्टिंग, organizing, presenting, analyzing. These type of basic things we will do in this analysis part. What inferential statistic do? It draw the conclusion about a population based on the sample data. डेटा सेट यहाँ पे जनरेट हो गया है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से पता चली है, आपने विजुलाइज कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है. बट अब आपको देखना है कि ये डेटा सेट आगे इससे क्या क्या कंक्लूजन्स और निकल सकते हैं, कौन कौन से पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं. अनोवा अप्लाई होएगा, रिग्रेशन अप्लाई होएगा. ये सब चीजें हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक में हम लर्न करते हैं. इसकी फिटिंग से सारी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक का ये सारा पार्ट है. बट आज हमारा जो फोकस होएगा वो सिर्फ ओनली ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे होगी. आपको बेसिक बेसिक क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पहले अब आप वो अंडरस्टैंड कीजिए. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस है करने के. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो भी रो डेटा आएगा हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है. लेटर सपोज मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का डेटा है जिनके मार्क्स है 60 50 70 80 90. ये इनके मार्क्स है. अब मुझे पहले इसको मैं इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर इसको यूज करूंगी तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट होएगा. इसको मेरे को इसको पहले टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लाइक दिस 1 2 3 4 5 60 50 70 80 एंड 90. इसे हम ये ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं. ये आपका रो डेटा है और ये आपका टेबुलर डेटा हो गया. ये मोर एनहांस ऑर्गेनाइज वे में हो गया और ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है. इस टाइप के डेटा को फिर जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया फिर हमें क्या करना है, हमें उसको समराइज हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे, डिस्पर्सन के बेसिस पे और अदर टूल्स अप्लाई किया. जब हमने उसको समराइज कर लिया, उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है,
फिर उसको हमें प्रेजेंट करना है इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? प्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? विजुअलाइजेशन। प्लॉट्स, जैसे बार प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, डॉट प्लॉट हो, स्कैटर प्लॉट हो गया, लाइन प्लॉट हो गया, टाइम सीरीज प्लॉट हो गया। इस टाइप के आपको प्लॉट्स चूज करेंगे। उसके बाद में हमें उसका इंटरप्रिटेशन देना है कि ये किस टाइप का ये डेटा है, वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है, किस टाइप की वो इंटरप्रिटेशन दे रहा है। वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, स्क्यूड है, नॉन स्क्यूड है, और उसका मीन क्या है? वो सेंट्रलाइज टू मीन है और नॉन सेंट्रलाइज टू मीन है। कंपैरिजन करना और पैटर्न्स को और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई, ये सारी चीजें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में लर्न करनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हमारे पास किसी भी टाइप का डेटा हो कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है। डेटा वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और डेटा वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा में हमारे पास जो डेटा आएगा वो कैटेगरीज में आएगा। क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो डेटा आएगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में। कैटेगरी में डेटा जैसे जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया। मैरिटल स्टेटस मीन्स मैरिड और नॉन मैरिड और सेपरेटेड। ब्लड ग्रुप हो गया ओ, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। रिलीजन आपका हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, या आपके रिलीजन में। जेंडर में आपके पास क्या है? मेल और फीमेल। ये सारे कैटेगरिकल डेटा होते हैं जो कैटेगरीज में होते हैं, एट्रीब्यूट्स में होते हैं। उनको वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में यूज है। नॉमिनल और क्वांटिटी डेटा हमारे पास कैसा होता है? वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। जैसे हाइट होगी, वेट हो गया, इनकम होगी, मार्क्स हो गया। हाइट किस में होते है? हाइट किस फॉर्म में होती है? हाइट होती है 5 फुट 101। वेट कैसे होता है? 50, 60, 70। इनकम कैसे होती है? 50K, 10K, 500K, इस टाइप से। मार्क्स कैसे होते हैं? 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया। ये सब मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हो कि सारी वैल्यूज कौन सी है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। इस टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। और ये डेटा डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट सेपरेट होल नंबर। जैसे मार्क्स सेपरेट होता है, 90 नहीं, नो मार्क्स, नो इनकम, 90, 10, 500, ये इनकम होगा। और आपका जो वेट होता है, वो आपका वेट हाइट होगी, वो 5 फुट 9 इंच होगी। इस टाइप से डेसिमल, जिसमें डेसिमल से इंक्लूड हो जाते हैं, वो कंटिन्यूस हो सकता है। जिसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है, होल डिजिट होता है, वो डिस्क्रीट होगा। जैसे ये हो गया क्लास इंटरवल। जब हम ग्रुप की बात करते हैं, कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? अपर एंड लोअर लिमिट होती है। उस अपर और लोअर लिमिट के बेसिस पे हम उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का वे ये हो,
lower limit plus upper limit divided by 2. L means lower limit, U means upper limit divided by 2. Now, we will discuss the discrete statistic measures. Measure of central tendency. ये आपको क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप क्या डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी डेटा का सेंट्रल पॉइंट और टिपिकल वैल्यू क्या है। किसी भी डेटा का सेंट्रल पॉइंट और टिपिकल वैल्यू क्या है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो कितना सेंट्रलाइज है, कितना स्प्रेड कर रही है। स्प्रेडनेस, डिस्पर्शन हम देखते हैं मेजर ऑफ स्प्रेडनेस से, और सेंट्रलाइजेशन हम देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास आता मीन, मीडियन, मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ स्प्रेडनेस में आता है हमारे पास वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। आज हम केवल थ्योरी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। थ्योरी के बाद हम इसके एप्लीकेशंस आर में नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। एप्लीकेशन से पहले आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है और इसको कब हमें यूज करना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या क्या होते हैं और इनको कब यूज कर। मेजर ऑफ स्प्रेडनेस क्या क्या होती है, डिस्पर्सन्स क्या क्या होते हैं, वो हमें कब यूज करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट मीन। Mean is the average value of all observation. Average value of all observations means पहले आपको सम करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको डिवाइडेड बाय करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये आपका मीन हो। आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस है, इन ऑब्जर्वेशंस को पहले आपको सम करना है 5 + 8 + 10 + 12 + 15 लाइक दिस। उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना। तो ये बना यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय = 10 मीन्स इन सारी ऑब्जर्वेशन का जो सेंटर पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, वो है 10। आर यू गेटिंग? यहाँ पे स्मॉल एन आपको शो करे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स शो करे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। लेट अस सपोज अब एक नया एग्जांपल करते 1 + 2 + 3 + 4। कितनी ऑब्जर्वेशन से 4 डिवाइडेड 5 4। इन सब का सम करिए 1 + 2 3 3 3 6 6 + 4 is 10 10 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड करिए, जो भी नंबर आएगा वो आपका मीन होगा 2.5। 2.5 is the midpoint, center point of these all 3 points. This is how we calculate the arithmetic mean. This is the average value of all observations. Average value of 5, 8, 10, 12 is 10. And average value of 1 + 2 + 3 is 2.5. मीन्स की जो मेरिट और डीमेरिट होती है वो क्या होती है। इसका जो इसका ये इजी टू अप्लाई है,
सारी ऑब्जर्वेशंस को यूज करती है और अप्लाई करने में इजी होता है। डीमेरिट क्या है? अगर आपकी इसमें हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स में इंक्लूड करके लाइक दिस वे 1 + 2 + 20 +4 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मीन चेंज हो जाएगा, वो मीन उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें एक्सट्रीम पॉइंट क्या आएगा? 20। आप इनको एडअप कीजिए, क्या ऐड करने पे क्या आता है? 2 + 3, 2 + 1 3, 3 और 20 23 +4 27, 27 डिवाइडेड बाय 4। Approximate 6.7. Now you can see where 20 and where 6.7. It has huge difference. Yes, it has huge difference. That's why it called as the affected by extreme values or non-suitable for the open-ended distribution. That is why me is not considered as a very suitable measure for central tendency when we have skewed dataset and have very extreme values in the dataset. When we have very extreme values in our dataset and skewed distribution, then we use median. Median is considered suitable when we have a skewed dataset or have very extreme values. Not mean. तो मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीडियन मिडिल वैल्यू ऑफ ए ऑर्डर डेटा सेट। कोई भी डेटा सेट होएगा, हमें उसको ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद में उसको देखना है कि उसका मिडिल वैल्यू क्या है। लेट अस सपोज दिस 4 8 12 10 15। फर्स्ट हमें क्या करना है? इसको ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। 4 8 10 12 and 15। Then इसकी मिडिल वैल्यू देख 1 cross this, then 10 is the median values of this data set. This is applied when you have odd data set, odd number of data set. Odd number means 3 5 7 9 11, like this number you have. Odd numbers are 3 7 9 11 13. Like this number you have, it is called as odd number. When you have 2 6 8 10 12, then they called as even number. When you have even number, then formula will be different, and for the odd number, formula will be different. This is for the odd number. This method is only for the odd number. For even number, arrange them and divide by 10. Then you will find the median. This is the median. This is the sum of two middle values. This is how you can generate median for even number. Here, arrange data set in the ascending order.
Get the median value, new value will be the difference. And see the merits of the median, not affected by extreme values, suitable for the skewed data set. Now, what is its demerits? Don't use all observation. Difficult algebraic treatment. मीन क्या था? वो easy to apply था and was using all value. मीडियन क्या है? वो सिर्फ सेंट्रल वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करने के बाद में उसके केवल सेंट्रल वैल्यू को पिक कर रहा, नॉट यूजिंग ऑल वैल्यूज। और वापस असेंडिंग ऑर्डर में करना, फिर उससे मीडियन वैल्यू निकालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, but it is very suitable for the extreme values case because it will remove the effect of the extreme value by organizing them in an ascending order. Now next measure of the central tendency is mode. Mode is a measure used for when we have mostly repeated number in data set. आपके पास कोई एक डेटा सेट है 1, आपके पास कोई डेटा सेट 1, 1, 10, 11, 10, 12, 10, 20, 30, 40। तो आप देख लीजिए इसमें 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे इसका जो मोड है वो क्या होएगा? 10। मीन्स जो नंबर ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है डेटा सेट में वो मोड शो करती है। मीन्स मोस्टली इसका जो वैल्यू होएगा मोड होएगा 10 है। ग्रुप डेटा के लिए जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, इंटरवल में डेटा होता है, उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करना है जहां पे एल है लोअर लिमिट है, F1 है वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, F0 है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, H है क्लास विड्थ है। वो विड्थ होती है फ्रीक्वेंसी टेबल होता है 10, 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इस टाइप के इंटरवल होते हैं, ये डेटा होता है उसमें कुछ वैल्यू है 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स लाइव किए 7, 8, 10 इस टाइप का डेटा है। जब आपको इसका मोड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? पहले लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, किस मॉडल क्लास के हमें मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट अस सपोज 30 की फाइंड आउट करनी है, तो लोअर लिमिट हो गया आपका 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल हो गया 7, ये आपके एल हो गया, फ्रीक्वेंसी F1 हो गया आपका 7, F0 हो गया 5, F2 हो गया 8 एंड H हो गया 10। preceding model class, succeeding model class. This type of values you can find for the group data set. Now you have these data set 2, 3, 3, 5, 7.
Which number is repetitive? Mostly 3. So mode will be 3. Easy to identify, useful for qualitative data set, but it will not be unique, not based on knowledge. मोड सबसे कम यूज होता है, मीडियन सबसे ज्यादा यूज होता है, मीडियन सबसे रिलायबल होता है, मीन सबसे ज्यादा यूज होता है। मीन मीडियन मोड सबसे ज्यादा यूज होता है, मीडियन मीडियन है वो मोस्ट approachable way, most you can say most good way for the skewed data set, and mean is very easy to apply by using all observations. These ये आपके सारे के सारे सेंट्रल टेंडेंसीज के मेजर। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपको क्या बताता है कि आपका जो है वो वेरिएबिलिटी है और स्प्रेडनेस है डेटा की वो कितनी है। मींस जो आपका डेटा है वो कितना फैला हुआ है, लाइक दिस, इस तरीके से है या इस तरीके से, वो इतना स्कैटर्ड है, इतना स्कैटर्ड है, ये ज्यादा स्कैटर्ड है, ये लेस स्कैटर्ड है। ये हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम क्या क्या यूज करते हैं? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बट मोस्टली यूज मेजर्स आर रेंज, variance or standard deviation. These three are the mostly used measure for the dispersion to see variability and spread of the data set. रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि आपको डेटा सेट को मेजर करना है, डेटा सेट का देखना है कि कितना स्प्रेड है, आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को यूज करते हैं। जब आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को यूज करते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, तो वो आपका रेंज होता है। लेटर सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम, जैसे मैंने पहले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये मेरा डेटा सेट है लेटेस्ट। तो इसका मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है? 60 इसका मैक्सिमम है, लोवेस्ट इसका 10, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 50। तो इसका रेंज क्या है, कितना स्प्रेड है? 50। वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर डिस्पर्शन इन द डेटा सेट। वेरियंस यूज करता है मीन को, और वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है वो रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियंस के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशंस, उसका मीन। पहले हमने ऑब्जर्वेशन से उसका मीन को माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसका सम करना है, फिर उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे हम वेरियंस निकलता है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। लेटर सपोज ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमें अगर इसका वेरियंस निकालना है तो हमें क्या पहले इसका मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन फाइंड आउट करने के लिए इन सबको एडिशन करो, डिवाइड बाय n करो। एडिशन 20, 10, 30, 30, 60, 60, 40, 100, 100, 50, 150, 150, 60, 210, 210 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका मीन आया। मीन में से सभी ऑब्जर्वेशन से इस नंबर को माइनस, स्क्वायर करिए, सम करिए, डिवाइड करिए, और देखिए कितना वेरिएंस आता है। ये रेंज के इक्वल होता है कि रेंज से कितना डिफरेंस करता है। फाइंड आउट करिए और देखिए कि कितना इसमें डिफरेंस आता है। आपने ये एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके उसका आंसर बताना, कितना वेरिएंस आया और कितना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया, और उसका रेंज से कितना डिफरेंस है। अराउंड उसके अराउंड है
और उसके काफी डिफरेंस। इस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स अप्लाई करते हैं। ये सब सिंपल मेजर्स है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के। हमने ग्राफ भी यूज किए, हमने ग्राफ यूज करने पे हमने क्वार्टाइल्स भी लर्न करने, क्वार्टाइल्स के लिए कौन सा प्लॉट होता है हमें वो भी लर्न करना है। ये सब चीजें हम कमिंग वीडियोस में लर्न करेंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, देन हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो यूज होता है वो ज्यादातर होता है बिजनेस एनालिटिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, मेडिकल रिसर्च में, इंश्योरेंस में और डेटा साइंस। एजुकेशन में तो होता है जो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजुकेशन में तो यूज होता है। मार्क्स के लिए भी तो यूज होता है, आपको मार्क्स की कैटेगराइजेशन करनी है उसके लिए। इसका एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है, इंटरप्रिटेशन करना इजी होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए गुड होता है और ट्रेंड्स को पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। These are the things you can do with descriptive statistics. Now, this time I am giving you just some practice questions that you have to practice firstly based upon these formula that I have provided in this video. And after that, we will learn how to do these practice questions into the R. And we will see the values that are coming from these all practice questions. And we will compare those values from your output course. So आप इसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए और देखिए कि इनका क्या आंसर और मुझे बताइए। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी एंड लर्निंग विथ मी। ऐसी ही अगर यूजफुल और मीनिंगफुल वीडियो, सिंप्लीफाइड वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टैट्समैन सिंपल के साथ बने रहें। थैंक यू।